आज के टाइम में कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। कंडीशंस इतनी ज़्यादा खराब है कि दोनों देश ने टॉप डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ, कनाडा इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर कनाडा इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता तो शायद दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री टेंशंस भी देखने के लिए मिल सकती थी। और ये सब हो रहा है सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर की वजह से। एक कैनेडियन नेशनल था जिसको कनाडा की धरती पे मार दिया गया। अभी हरदीप सिंह निज्जर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके पीछे इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर 1977 में जलंधर के गांव में पैदा हुआ। बड़ा होकर खालिस्तान सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने लगा और 1995 में जब पंजाब पुलिस ने सेपरेटिस्ट को खत्म करने के लिए क्रैकडाउन स्टार्ट किया तब निज्जर को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन प्रॉपर प्रूफ ना होने की वजह से निज्जर को कुछ टाइम बाद में रिलीज कर दिया जाता है और 1997 में फेक पासपोर्ट बना के कनाडा भाग जाता है। फेक पासपोर्ट होने की वजह से कैनेडियन अथॉरिटीज को डिटेन कर लेती है और पूछताछ करने लगती है, लेकिन ये अपने आप को रिफ्यूजी क्लेम करने लगता है और आर्ग्यूमेंट्स ये देता है कि इसके भाई को, फादर को, इसके अंकल को, हर किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये कनाडा भाग के आ चुका है। कैनेडियन अथॉरिटीज का रिफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये किसी रिफ्यूजी की तरह कनाडा में रहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश करता है। आगे चल के एक वुमेन से शादी करता है और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद में सिटीजनशिप के लिए फिर से अप्लाई करता है, दोबारा इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन साल 2007 में किसी तरह अपनी सिटीजनशिप का जुगाड़ कर ही लेता है। कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मार्क मिलर के अकॉर्डिंग इसको 2007 में सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाती है और ये कनाडा में रहने लगता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया में अपना प्लम्बिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करके सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का लीडर भी बन जाता है और कुछ टाइम बाद में गुरु नानक गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट भी इसको बना दिया जाता है। और फिर 2012 में इसने यूनाइटेड नेशंस में एक पेटिशन डाली कि जो 1984 में एंटी-सिख राइट हुए थे इंडिया में, उसको जेनोसाइड कंसीडर किया जाए। फिर 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने निज्जर को एक्यूज किया कि वो प्रो खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप का एक्टिव मेंबर होने के साथ साथ खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर भी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को 2 रेड नोटिस भी जारी किए थे। एक नोटिस में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है उसका लीडर है, और दूसरे नोटिस में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर को अरेस्ट किया जाए। 2007 में जो सिंगार सिनेमा हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन निज्जर के लॉयर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह कह के डिफेंड किया कि इसमें निज्जर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये इंडियन गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है निज्जर को फ्रेम करने के लिए। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज एक ये है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि निज्जर का लॉयर है, इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। आगे इंडियन गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि 2013 से 14 में हरदीप सिंह निज्जर पाकिस्तान भी गया था और वहां जाकर जगतार सिंह तारा से मिला जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2016 में इंडियन अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया कि निज्जर का कई टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्वमेंट है और कनाडा को भी ये कहा कि निज्जर आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता है इंडिया में अटैक्स करने के लिए। और 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने निज्जर को कई मल्टीपल टारगेटेड किलिंग्स के लिए एक्यूज बताया और 2018 में जब कनाडा के पीएम इंडिया विजिट पर आए थे तब पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट दी थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था और ये लिस्ट डायरेक्टली पंजाब के सीएम ने कनाडा के पीएम को हैंडओवर की थी। उसके बावजूद भी कोई एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया निज्जर के अगेंस्ट। 2018 में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने ये क्लेम किया कि कैनेडियन पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर को डिटेन किया था, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही उसको रिलीज कर दिया था और निज्जर ने आर्गुमेंट्स में ये कहा था कि इंडियन अथॉरिटी सिर्फ निज्जर को किसी भी तरह कॉन्स्पिरेसी में फ्रेम करना चाहती है। फिर 2020 में इंडियन अथॉरिटी ने हरदीप सिंह निज्जर को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और सेम ईयर में ही जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे निज्जर के अगेंस्ट कई क्रिमिनल केसेस पे रजिस्टर किए गए क्योंकि वो इंडिया में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा था। और 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निज्जर को एक्यूज किया कि वो पंजाब में एक हिंदू प्रीस्ट की किलिंग्स में भी इन्वॉल्व है। ये सारे काम तो निज्जर ने अपनी इन्वॉल्वमेंट देकर किए थे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर है जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रही थी उनके तो और भी बड़े बड़े कारनामे थे। 1981 में इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक कर ली जिसमें 117 लोग थे और इस फ्लाइट को डायरेक्टली पाकिस्तान ले जाया गया, लेकिन बाद में इंडियन अथॉरिटी के कंसल्टेशंस की वजह से पाकिस्तान फोर्सेज ने ही इन 117 लोगों को बचाया था। फिर 1985 में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही एयर इंडिया की फ्लाइट को बॉम्ब कर दिया गया जिसमें 329 लोग मारे गए और ये इंडिया और कनाडा की हिस्ट्री का एक वर्स्ट प्लेन अटैक है। फिर 1995 में पंजाब के फॉर्मर सीएम थे, उनके असैसिनेशन में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट थी। आगे 2007 में सिंगार सिनेमा हॉल बॉम्ब ब्लास्ट केस में 6 लोग मारे गए और 32 लोग इंजर्ड हो गए। सारे के सारे काम KTF और बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में हो रहे थे। In other news, the Ludhiana police claim to have cracked the Shringar cinema blast in the city with the arrests of 4 Babbar Khalsa men yesterday.
और एक बहुत बड़ा अटैक अभी लेटेस्ट 2023 में भी हुआ है, 4 इंडियन आर्मी सोल्जर मारे गए थे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खालिस्तान टाइगर फोर्स ने ही ली है। हरदीप सिंह निज्जर और केटीएफ के बारे में कैनेडियन अथॉरिटी को कई बार एक्शन लेने के लिए कहा गया, डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो से भी बात की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब सब कुछ इतना ज्यादा क्लियर था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसके पीछे एक छोटा सा मोटिव है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2% सिख कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग वहां पर खालिस्तान सेपरेटिस्ट ही हैं, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। अब देखिए 2% पॉपुलेशन का नंबर बहुत ही छोटा है, लेकिन इनका इंपैक्ट कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। देखिए जब 2021 में कनाडा में इलेक्शन हुए तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी, जो कि बेसिकली सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है। तो उनको सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह का, जिनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने 15 सीट्स पर जीत हासिल की थी। ये दोनों पार्टी मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है और जस्टिन ट्रूडो पीएम बन जाते हैं कनाडा के। अब ये जगमीत सिंह कौन है जो कि ओपनली सपोर्ट करते हैं खालिस्तान सेपरेटिस्ट को? यही रीजन है कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट कोई एक बड़ा एक्शन नहीं लिया था। उल्टा इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि निज्जर के असैसिनेशन में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। देखिए 18 जून 2023 को जब निज्जर अपने गुरुद्वारे से बाहर आता है तो 2 अननोन लोगों ने उसको शूट कर दिया। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वो गैंग वॉर था या फिर डायरेक्टली इंडियन एजेंट्स का मिशन था। अब एक पॉइंट निज्जर का ये भी यहाँ पर आता है कि निज्जर को पहले से ही पता था कि उनका असैसिनेशन होने वाला है और उसने कनेडियन एजेंसीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब आज के टाइम में इंडिया और कनाडा के रिलेशन तो बिल्कुल खराब हो चुके हैं और दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाई जाए। कनाडा यूएस को कन्विंस करने में लगा हुआ है और मुझे लगता है कि यूएस कन्विंस भी हो जाएगा। और जिस तरफ यूएस जाता है उसी तरफ मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज का रुख हो जाता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। लेकिन यार जरा एक बार को सोचिए, अगर निज्जर को इंडिया ने ही मरवाया होगा तो क्या होगा? क्या पूरा वेस्टर्न कंट्री इंडिया को बॉयकॉट कर देगा? क्या क्या इसके रिजल्ट निकल सकते हैं? देखिए यार एक नॉर्मल सी बात है, किसी टेररिस्ट को मरवाना किसी और कंट्री में, ये हमारे इंडिया के लिए न्यू चीज है, लेकिन बाकी कंट्री के लिए इतना ज्यादा नया नहीं है। देखिए यार एक सिंपल सी चीज है, क्या अमेरिका अपने ऑपरेशन टेररिस्ट को खत्म करने के लिए नहीं करता? अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, वहां पर कितने टेररिस्ट को अमेरिका ने मारा है, तो क्या इंडिया टेररिस्ट को नहीं मार सकता? और भाई दूसरा आता है इजराइल, क्या अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल टेररिस्ट को नहीं मारता? टेररिस्ट तो छोड़ो भाई, वो इसने ईरान के जनरल को ही मारता था जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड था। तो यार जब तुम लोग इतने बड़े बड़े कांड कर सकते हो तो क्या इंडिया अपने आप को सेफ रखने के लिए ये एक्शन नहीं ले सकता? भाई हमारे पास में बहुत ज्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट से देने के लिए। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि दोनों कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए यार इंडिया और कनाडा के कोई खास ट्रेड रिलेशन तो है नहीं, बस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, वो फिलहाल के लिए रुक गया है। 2022 में इंडिया और कनाडा के सिर्फ 9 बिलियन यूएस डॉलर ही ट्रेड हुई है। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कनाडा तो इंडिया के टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, 2000 के बाद में कनाडा इंडिया का 17th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बना है इंडियन मार्केट में। टोटल 3.6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं कनाडा ने इंडियन मार्केट में। और रिलेशंस खत्म होने के बाद में तो भाई इससे उल्टा कनाडा का ही लॉस है। इंडिया के केस में सबसे ज्यादा लॉस होगा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का, जो कि 2022 में 3,20,000 लोग लगभग कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कनाडा की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली उनकी यूनिवर्सिटीज को दे देते हैं कैश में इतना बड़ा अमाउंट। देखिए उन सभी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस होगा और जो फ्यूचर में हमारे इंडियन स्टूडेंट कनाडा में स्टडी के लिए जाते हैं उनका लॉस होगा। अब देखिए लॉस थोड़ा टेम्परेरी है, 3-4 साल 5 साल का होगा, बिकॉज कुछ टाइम बाद में एक हमें ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा किसी और कंट्री में स्टडी करने के लिए। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा रफली डाटा बताऊं कितना इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टूडेंट ने कनाडा की यूनिवर्सिटीज में, तो सिर्फ पंजाब का डाटा है 68,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ पंजाबी स्टूडेंट्स ने कनाडा की यूनिवर्सिटीज के अंदर। सोचो यार ये तो सिर्फ पंजाब का डाटा है, ऑल ओवर इंडिया से कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा कनाडा की यूनिवर्सिटीज में। तो आप लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि कनाडा की यूनिवर्सिटीज हमारे इंडियन स्टूडेंट के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई इंडियन स्टूडेंट ज्यादातर कनाडा ही क्यों जाते हैं स्टडी करने के लिए। देखिए एक सिंपल सा आंसर ये है कि कनाडा के अंदर ना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कोई भी बैरियर नहीं है। बाकी जर्मनी, यूके, फ्रांस, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती है स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट ज्यादातर कनाडा को ही प्रीफर करते हैं स्टडी के लिए। ये हमारे स्टूडेंट के लिए एक शॉर्ट टर्म बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन कनाडा के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस है जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कनाडा ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। लेट्स सी अभी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। अप टू डेट रहेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा। तब तक आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।